हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्यूड लॉरेंज थ्योरी के बारे में। और जब मैंने ये ड्यूड लॉरेंस थ्योरी बताया था उसके साथ साथ हमने बाकी के टर्म्स भी देख लिए थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें और ये सारे टर्म्स हमने देख लिए थे जो कि हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं या आपके और किसी सब्जेक्ट्स में भी वो यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके काम में आएंगे, जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा था, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो सारी चीज़ें हमें किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल्स को लेकर। ठीक है, ना हम इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, ना ज़्यादा ही हम बिल्कुल कम पढ़ेंगे। जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाएंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले जाके लास्ट लेक्चर देखें कि हमने आपको क्या बताया था। उसके बाद आप ये लेक्चर देखिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे और आप क्या है ना कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, अब उससे रिलेटेड ये चीज़ आई है तो अच्छा अच्छा। फिर आप क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, अच्छा ये पुराने लेक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरीके से यूज हो रहा है, या फिर हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में स्टार्टिंग के जो लेक्चर पढ़े थे वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ से कैसे रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें आपको क्या होती चली जाएंगी, एक लाइन बाय लाइन रिलेट होती चली जाएंगी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट हैं वो पहले अपने पुराने लेक्चर्स को कंप्लीट करके आएँ, फिर ये लेक्चर देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में एक आई बटन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, ड्यूड लॉरेंस थ्योरी। बेसिकली पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जितनी आपकी थ्योरी थी, तीन थ्योरी बताई थी हमने आपको। एक क्लासिकल थ्योरी, और वो क्लासिकल थ्योरी ही आपकी क्या थी, ड्यूड लॉरेंस थ्योरी, जो कि हमें पढ़ना था। एक सोमरफेल्ड थ्योरी थी जो कि हमें नहीं पढ़ना था। एक आपकी तीसरी थ्योरी थी जॉन फील्ड थ्योरी, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। वो हम देखेंगे जब हम आपको सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को इतना? बिल्कुल बताइए जी सर एकदम क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रजिस्टिविटी। कि सर जी जो रजिस्टिविटी है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। कोई ना कोई रिलेशन तो होगा जिससे हम पता कर पाए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरी रजिस्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा मेरी रजिस्टिविटी पे। तो मुझे एक कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे कि टेम्परेचर पर मेरी रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है। और दूसरा हम देखेंगे भैया मैथेसेंस रूल क्या होता है, ये कौन सा रूल है भैया, ये भी देखेंगे हम मैथेसेंस रूल क्या होता है। और तीसरा हम देखेंगे नॉर्डेम्स रूल कौन सा होता है, ये भी हम जानेंगे। तो आप सभी बच्चे मुझे ये बताइए, क्या आप सभी बच्चे ये तीनों की तीनों चीजें पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी बच्चे एकदम रेडी हैं? क्या आप सभी बच्चे एक्साइटेड हैं? क्या आप सभी बच्चे एक्साइटेड हैं? फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए, एकदम लिख दीजिए, जी सर हम एकदम एक्साइटेड हैं, हमको सर ये पढ़ना है, हमें जानना है क्या होता है मैथेसेंस रूल, हमें जानना है क्या होता है नॉर्दर्न रूल्स, और किस तरीके से ये लॉज ये रूल हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है सर, हमें एकदम मजा आ जाएगा, फटाफट हमको बता दीजिए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ आप कुछ इमेज देख सकते हो, जिसमें आप एक इमेज से तो बिल्कुल फेमिलियर होंगे, ये वाली इमेज से। क्या सभी बच्चे बताइए, क्या सभी बच्चे बताइए, क्या ये वाली इमेज देखकर, जिसमें मैंने आपका क्या लगाया रखा है, एक फेज डायग्राम लगाया हुआ है, क्या सभी बच्चे इस इमेज को, इस फेज डायग्राम को देखकर कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं कि हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी, हम रिकॉल कर पा रहे हैं, आपने हमको फेज डायग्राम्स पढ़ाए थे, फेज डायग्राम पढ़ाए थे, उनके टाइप्स भी बताए थे। और जब हमारा वहां पर आइसो मॉर्फस फेज डायग्राम आया था तो आपने हमको यही वाला फेज डायग्राम पढ़ाया था। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका इस फेज डायग्राम को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ आज का लेक्चर पुराने लेक्चर से जरूर कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, तभी सर ने ये इमेज लगाया है। बिल्कुल समझ में आया जी हाँ। तो जिन भी बच्चों ने फेज डायग्राम वाला लेक्चर नहीं देखा, जिन भी स्टूडेंट ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है फेज डायग्राम वाला, मैंने काफी डिटेल में जो आपके काम की चीजें थी फेज डायग्राम से जुड़ी हुई वो मैंने बताई थी, जाके आप पुराना लेक्चर देखिए। पहले देख कर आइए कि सर जी फेज डायग्राम होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फेज डायग्राम के, क्या यूज होता है फेज डायग्राम का,
क्यों जरूरी होता है फेज डायग्राम, ये सारी की सारी चीजें आप जानकर आइए। सबसे पहले पुराना लेक्चर देख कर आइए, और फिर जब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे आज के लेक्चर में ये फेज डायग्राम यूज हो रहा है, कहाँ इसका जरूरत पड़ेगी, तो आपको मजा आ जाएगा, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? मुझे सभी स्टूडेंट की आवाज़ें सुनाई देनी चाहिए कि क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी बताइए मेरे को। जी सर, समझ में आ गया। सभी बच्चे बोल रहे हैं सर जी हमको समझ में आ गया है। चलिए सर जी आगे चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए, मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आपका मटेरियल होता है, जो मटेरियल होता है उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट कर रही है, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी, अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे यहाँ से ध्यान दीजिए, सभी बच्चे यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो कि आपके क्या होंगे, एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, आपको हर किसी में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था, आप रिकॉल करिए, हमने आपको बताया था ड्यूड लॉरेंज थ्योरी। क्या सभी बच्चों को याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा हो, कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी याद आएगा तो भी काम चल जाएगा। हाँ सर जी, ऐसा शब्द हमने सुने थे, पुराना लेक्चर जब हमने देखा था तो ड्यूड लॉरेंज जैसे शब्द हमने सुने थे, कुछ चीजें हमें याद आ रही हैं। वहां हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, ये भी हमको याद आ रहा है। और हमने ये भी आपको सॉरी, और हमने आपको ये भी बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। और जो भी आपकी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं बच्चों, वो सारी की सारी डिपेंड तो किस पे कर रही हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पे कर रही हैं सर जी, फ्री इलेक्ट्रॉन पे कर रही हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आएंगी ही कैसे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और हमें क्यों चाहिए थी वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है आपके सारे मटेरियल्स की जो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, आ कहाँ से नहीं है, वो आ रही हैं ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मेन रोल था। अब क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं कि ठीक है सर जी, हमने वहां पर देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपके फ्लो कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे थे, तो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और आपका क्या क्या उसमें आपने बताया था, रेजिस्टिविटी बताया था, कंडक्टिविटी बताया था, करंट डेंसिटी बताया था, ये सारे टर्म्स आपने बताए थे। और आज के लेक्चर में सारे टर्म्स यूज होंगे, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पहले वो आपको बता दिए गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं देखा है, वो पहले पुराना लेक्चर देख के आइए, समझ के आइए कि किस तरीके से आपके मैंने कितने सारे एक्सप्रेशंस बताए थे करंट डेंसिटी के। ठीक है, करंट डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन है, कैसे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है, कैसे कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कोलिजन टाइम क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो पुराना लेक्चर देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं सर जी, ये रजिस्टिविटी जो प्योर मेटल्स में होती है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा, एकदम क्लियर एकदम। हाँ, अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सर जी, अगर मैं बात करता हूँ एकदम आइडियल प्योर मेटल्स की। देखो वैसे तो कोई भी चीज आपको पता हो एकदम प्योर नहीं होती है, या एकदम हम कहें कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कुछ ना कोई डिफेक्ट, कोई ना कोई इम्प्योरिटी जरूर होती है। अगर मैं बात करता हूं एक आइडियल मेटल की, अगर मैं बात करता हूं जिसे हम कह सकते हैं प्योर मेटल। प्योर का मतलब क्या समझते हैं सर जी? प्योर का मतलब हो गया कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, बिल्कुल सही, नो इम्प्योरिटी सर जी, नो डिफेक्ट, वही तो आइडियल है आपका। आदर्श, आइडियल मतलब क्या है, आदर्श मटेरियल, आदर्श मेटल, आदर्श धातु क्या है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, कोई भी डिफेक्ट नहीं, एकदम शुद्ध। लेकिन आज के अगर हम बात करें, युग की बात करें, तो कोई भी चीज आइडियल या प्योर है नहीं सर जी। अगर हम रियल मटेरियल की बात करते हैं या रियल मेटल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होंगे सर जी, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल होंगी, प्लस कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी प्रेजेंट्स होंगे आपके। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर जी, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बच्चों, अगर रियल मटेरियल की या रियल मेटल की अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, तो उससे पहले मुझे किसकी बात करनी पड़ेगी? उससे पहले मुझे प्योर मेटल की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्योर मेटल में हमारा क्या होगा, कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होंगी, केवल क्या होंगे, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, इधर से उधर आपके मूव कर रहे होंगे, और जो एटम्स हैं वो अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो अब हमें केवल ये देखना है कि इन एटम्स के वाइब्रेट होने की वजह से प्योर मेटल में और इलेक्ट्रॉन के मोशन में क्या रुकावट आती है, क्या रेजिस्टिविटी होती है, वही हमको जानना है। जब हम प्योर मेटल के बारे में जान लेंगे, जब हम प्योर मेटल के बारे में जान लेंगे तो उसके बाद हम रियल मटेरियल या रियल मेटल के पास जाएंगे, क्योंकि रियल मेटल में इम्प्योरिटीज होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। तो वहां हम देखेंगे किस तरीके से मेरी आपकी इम्प्योरिटीज, किस तरीके से मेरे जो डिफेक्ट्स हैं मटेरियल के अंदर, वो मेरे मटेरियल की रेजिस्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया कि हम डायरेक्टली डायरेक्टली रियल मेटल को ना पढ़कर प्योर मेटल पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्योर मेटल में हमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देन वी आर एबल टू स्टडी अबाउट द रियल मटेरियल्स। उसके बाद हम रियल मटेरियल्स पे देखेंगे, अच्छा प्योर में ऐसा था, चलो इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे तो कैसे वेरी करेगा, इसमें ये डिफेक्ट होगा तो कैसे वेरी करेगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और यहाँ देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, यानी अब हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल आपके प्योर मेटल्स की। प्योर मेटल्स में क्या होंगे, एक तो आपके एटम्स होंगे प्लस आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है कि रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे सर जी बताइए। सर जी बताइए, रजिस्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? तो बच्चों, रजिस्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? रो से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये मेरा को चेक करना है, इस रजिस्टिविटी का टेम्परेचर को मैं लिखूंगा टी। टी के साथ क्या वेरिएशन है? टी मतलब हम क्या करेंगे, इसको जो भी मेरे पास मटेरियल है इसको क्या करते चले जाएंगे, हीट देते चले जाएंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे और देखते जाएंगे कि रजिस्टिविटी कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मटेरियल के अंदर अगर मैं प्योर मेटल्स की बात कर रहा हूं तो मेरे एटम्स बैठे होंगे, ऐसे ऐसे एटम्स बैठे होंगे, बिल्कुल बैठे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपके एटम्स बैठे होंगे। और ये एटम्स क्या करते हैं, अपने अपनी पोजीशन पर क्या करते रहते हैं, आपके वाइब्रेट करते रहते हैं। ये देखिए, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो अपनी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनका ये जो वाइब्रेशन होता है ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी में से मैंने क्या करा, पूरे मटेरियल में से, पूरे मेटल में से मैंने कोई भी दो एटम पकड़ लिए और उनको यहाँ दिखा दिया। मैंने कोई भी दो एटम पकड़ लिए, उनको मैंने यहाँ दिखा दिया। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो आपका क्या है, मूव कर रहा है, जैसे इधर आया इससे टकरा गया, इधर चला गया। वो मैंने आपको कहानी पीछे बताई थी किस तरीके से रैंडम मोशन आपका हो रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन का। मैं केवल अब बात करता हूँ कि अगर मैंने ये दो एटम पकड़ लिए तो कहानी क्या होगी। चलिए इन दो एटम्स को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल, अब हमने क्या करा, ये दो एटम्स पकड़ लिए। जी जी सर जी, बिल्कुल पकड़ लिए। अब क्या है, मान लो मेरे पास ये एटम है। ठीक है, अगर मैं देखूं ये मेरा अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा था। ठीक है, कभी इधर वाइब्रेट हो रहा था, कभी ये इधर वाइब्रेट हो रहा था। ठीक है, कभी ये इधर वाइब्रेट हो रहा था। तो क्या ये एक एरिया कवर कर रहा है? क्या ये एक एरिया कवर कर रहा है? जो आपका वाइब्रेटिंग एटम है, क्या ये एक एरिया कवर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही आपका जो दूसरा एटम होगा वो भी आपका क्या करेगा, एक एरिया कवर करेगा अपने चारों ओर। जितने एरिया में वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यही दो एटम्स हमने क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पर आपके लगा रखे हैं। एक एटम आपका 1 नंबर एटम ये है, 2 नंबर एटम ये है, और मैंने क्या करा, ये दोनों एटम आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था इस तरीके से, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिफ्लेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन किससे आ रहा था, कुछ वेलोसिटी से आ रहा था। कौन सी वेलोसिटी होती है वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान ले। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ रहा था, जैसे मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, दूसरे एटम, जब दूसरा एटम इसको टकरा, दूसरे एटम से टकरा के इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसके बीच में ये आपका क्या है, कोई भी डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा, इस एटम से इस एटम तक जाने पर तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। बिल्कुल, अगर ये यू वेलोसिटी से चल रहा है और आपका क्या हुआ, पहला कोलिजन यहाँ पर हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का इस एटम के साथ पहला कोलिजन यहाँ पर हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पर हुआ, तो आपका
आपके क्या होते हैं कंजिक्यूटिव जो आपके कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, या मैं कहूँ आपका मीन टाइम बिटवीन कोलिजन या मीन टाइम बिटवीन स्कैटरिंग बोलते थे। और उसे किससे रिप्रेजेंट करते थे बच्चों, टाउ से रिप्रेजेंट करते थे। याद आया? पुराना लेक्चर याद करिए, पुराना लेक्चर याद करिए, पुराना लेक्चर, हाँ सर जी याद आ गया, पुराना लेक्चर में आपने बताया था, बिल्कुल याद आ गया। तो टाउ हम उसे रिप्रेजेंट करते थे, और ये यू स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा आपका, एल इज इक्वल टू यू। कैसे निकाला सर जी? सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड आपका यू था, टाइम आपका टाउ था, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा आपका यू इंटू टाउ। तो ये एल इज इक्वल टू यू इंटू टाउ समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एक कोलिजन यहाँ पे, पहला कोलिजन, यहाँ दूसरा कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में इसने कुछ डिस्टेंस कवर करा, इसने कुछ टाइम लिया, ठीक है। और जो एटम चारों अपना जो एरिया, जिसे हम क्या बोलेंगे स्कैटरिंग एरिया बोल सकते हो एक तरीके से आपका, वो एरिया हमने यहाँ शो कर रखा है। तो क्या सभी बच्चों की सारी ये जो आपकी इमेज थी पूरी ये क्लियर हो गई? ये इमेज क्या आपकी रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर, अब कहानी देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था, जहां पर हमने क्या कंसीडर किया था, केवल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर ओनली बाय द थर्मल वाइब्रेशन। हम क्या देख रहे थे, क्योंकि यहाँ थर्मल वाइब्रेशन ही दिखाया है, वाइब्रेट कर रहे हैं ये एटम्स, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू द टेम्परेचर जो हम आपका रेज, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका वाइब्रेशन से भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये जो एरिया जो यहाँ पर एच इजिकल टू पाई ए स्क्वायर हो रहा है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। चलिए क्लियर हो गया। हमने पहले लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था, जब हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो स्कैटरिंग हो रहा था वो केवल थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा था। तो हमारी ये जो ये निकल के आया था म्यू डी कितना निकल के आया था, ई टाउ अपॉन एम। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, ये सभी को आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था आपका मोबिलिटी का, म्यू डी इज इक्वल टू आपका ई टाउ अपॉन एम ई। एम ई यहाँ पर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है, और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और आपका टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम या आपका मीन टाइम बिटवीन स्कैटरिंग। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है इस एक्सप्रेशन में, जो म्यू डी का जो एक्सप्रेशन था आपका, वो आपका क्या हुआ, उसमें टाउ आया। टाउ आपका क्या था, मीन टाइम बिटवीन स्कैटरिंग एंड द मीन टाइम बिटवीन कोलिजन। अगर मैं वन अपॉन टाउ कर दूंगा तो क्या मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि आपके कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मुझे टाइम पता है कि एक इतने टाइम में इतने कोलिजन हो रहे हैं, तो अगर मैं वन अपॉन टाइम कर दूंगा तो पता है, सभी को पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, यही तो होता है। पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं सर जी। तो अब मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम है, तो वन अपॉन टाउ कर दूंगा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो वन अपॉन टाउ क्या हो गया आपका, मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलिजन और द स्कैटरिंग इवेंट, जितने आपके स्कैटरिंग इवेंट हो रहे हैं। ऑल्सो इसको हम क्या कह सकते हैं, मीन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट द इलेक्ट्रॉन विल स्कैटर। ठीक है, अब हमने मान लिया कि आपका फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ठीक है, स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए, क्योंकि मेरा पर यूनिट टाइम में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं आपके, इतनी ये फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की पर यूनिट टाइम में, ठीक है, ये क्या है पर यूनिट टाइम में, तो मेरे डेल्टा टी टाइम में कितने कोलिजन होंगे, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल। तो डेल्टा टी टाइम में मेरे इतने कोलिजन होंगे, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे डेल्टा टी टाइम में इतने कोलिजन होंगे। दूसरा हमने क्या देखा, यहाँ पर जो आपके एटम वाइब्रेट कर रहे थे, ये एक एरिया क्या करते, एक एरिया कवर कर रहे थे, जो कि कितना होगा, मान लीजिए आपका एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सर्कुलर एरिया अगर मान के चलें तो पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू ए स्क्वायर। अगर इसका हम ये ले लें स्टार्टिंग में, इनिशियली ए यूनिट का या ए उसका आपका क्या कर रहे थे, रेडियस बना रहे थे, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है सॉरी, अब हमारे पास क्या है, टाउ। टाउ आपका मीन टाइम बिटवीन द स्कैटरिंग, यू आपको मीन स्पीड पता है इलेक्ट्रॉन की, एंड आपका एल, एल कितना मैंने बता दिया था, यू इंटू टाउ, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, एरिया भी आपको पता चल गया, पाई ए स्क्वायर है। यहाँ पर एन एस आपका है कंसेंट्रेशन ऑफ स्कैटरिंग, NS क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ स्कैटरिंग। अगर मैं इसकी वॉल्यूम देखूं कि इस पूरे की ये कितनी वॉल्यूम कवर करेगा, ठीक है, अगर मैं देखता हूँ एक ये हो गया, ये एक सिलेंडर जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, एक एटम ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है, ये पूरी लेंथ हो गई, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते, एक सिलेंडर जैसा बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका इसका जो एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दूंगा, आ जाएगा। तो वही करा हमने यहाँ पर, तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। एरिया कितना था, एस था, लेंथ कितनी थी, एल थी, तो एरिया कितना हो गया आपका, एस इंटू एल। और हमने मान लिया इस एस इंटू एल वॉल्यूम में, यानी इस वॉल्यूम में आपकी जो स्कैटरिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, एन एस,
ठीक है, यहाँ पे हमने 2 दिखाया है, ठीक है, 2 दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितनी आपकी हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी इस पूरे में एक स्कैटरिंग है, एक स्कैटरिंग है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आप पूरे मटेरियल की बात करोगे, एक वॉल्यूम कंसीडर करोगे, तो आपकी बहुत सारी स्कैटरिंग हो रही होंगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने मान लिया कि इस एस इंटू एल उसमें वॉल्यूम में आपकी एन एस आपकी क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस वाले उसमें, तो यहाँ पर क्या था, इनिशियली यहाँ से आपका आया था, यहाँ आने के बाद आपका इसकी स्कैटरिंग यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर क्या हुई, एक स्कैटरिंग हुई इस वॉल्यूम में टोटल। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करा था और यहाँ पर गया तो एक स्कैटरिंग इस वॉल्यूम में इसकी देखी गई, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका एस इंटू एल इंटू एन एस इज इक्वल टू 1। यहाँ नंबर ऑफ स्कैटरिंग कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एल की वैल्यू क्या निकाली थी, यू इंटू टाउ निकाली थी, तो यहाँ से मेरा टाउ का एक्सप्रेशन आ गया रिलैक्सेशन टाइप का 1/s इंटू यू इंटू एन एस, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/s इंटू यू इंटू एन एस। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, एक रिलेशन पता चल गया कि मेरा जो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका एरिया के, जो स्कैटरिंग एरिया है आपका, ठीक है। ये जो स्कैटरिंग एरिया है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सीधी सी बात है, अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन एटम्स का क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, इन एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा। तो ये जो एरिया कवर करेंगे, पहले से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, इनका ये रेडियस बढ़ गया होगा, बिल्कुल बढ़ गया होगा। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मेरा जो आपका एरिया है ये इंक्रीज होगा, और ये एरिया इंक्रीज होगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी। यानी कि क्या है, आपका जो आपका मीन टाइम बिटवीन कॉलिजन्स है, मीन टाइम बिटवीन कॉलिजन्स है, वो क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। एक रिलेशन आपको यहाँ से पता चला। दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, आपका एस को मैंने यहाँ पे लिख दिया टाउ इक्वल टू पाई ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। ए बेसिकली एम्पलीट्यूड मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ये जो इसके वाइब्रेट कर रहे हैं एटम, इनका रेडियस का एम्पलीट्यूड कितना है, बेसिकली वो हमने ए मान लिया, ठीक है। अब देखिए नोट में मैंने क्या लिख रखा है, थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स कैन बी कंसिडर टू बी द सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। ये आपको ये मान सकते हैं कि जो थर्मल वाइब्रेशन हैं आपके एटम्स के, उनको हम सिंपल हार्मोनिक आपका मान सकते हैं, ठीक है। एवरेज काइनेटिक, अगर और दूसरी बात हम करें, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आपकी जो होती है, ये इतनी होती है, ये एसएचएम्स के कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। डायरेक्टली हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। इसका डेरिवेशन का हम वो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली हमने यहाँ यूज कर लिया है, ठीक है। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। और एस एच एम की इक्वेशन आपको पता है, आपका क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी, सिंपल है, तो बताने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता भी सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरा आपका वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है आपकी, ओमेगा ए है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या ले लीजिए, स्मॉल ए ले लीजिए, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, आ जाती है आपकी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आपका रोगे, तो आपका ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कितनी आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी ली थी, ठीक है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, मिनिमम वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम, सॉरी एक मिनट में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम कितनी हो गई, ये वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम कितनी हो गई, के ई मिनिमम 0, तो जब मैं के एवरेज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, के मैक्सिमम प्लस के मिनिमम अपॉन 2, तो जो यहाँ पे 1/2 था वो कितना आ जाएगा, 1/4, तो ये आपका यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ कहाँ से आया, आपका एस एच एम से आया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक हमने क्या मान लिया कि ये जो आपके थर्मल वाइब्रेशंस जो आपके एटम्स के हो रहे हैं, हमने मान लिया कि ये क्या कर रहे हैं, एसएचएम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एसएचएम को फॉलो कर रहे हैं। इसको मानते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, अपना आगे का आगे अपना इसको प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/4 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये निकल के आ गई, ठीक है। और दूसरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जो हम मैटर की बात करते हैं, दो होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एक होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की बात करता हूँ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू के इंटू टी, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बराबर रखूंगा, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, लगभग ये क्या होने चाहिए, आप लगभग क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि आपका हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ के टी, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आपका टेम्परेचर, ठीक है। किसके यहाँ पर आपका ये हाँ, यहाँ पर 4 लिख लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ से हम आपको क्या एक एक्सप्रेशन मिलेगा कि आपका जो ए स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका टेम्परेचर के ए स्क्वायर। एक रिलेशन आपको पीछे क्या मिला था, देखो मैं इस 1 मिनट में इसको पूरा इरेज कर देता हूँ आपको, ठीक है, पूरा इरेज कर दूं जिससे क्लियरिटी आ जाए। ये मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। अब यहाँ देखो एक रिलेशन मेरे पास ये आया था कि जो टाउ है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है ए स्क्वायर के। लेकिन मुझे बेसिकली निकालना क्या था, मुझे निकालना है रजिस्टिविटी का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी मुझे फाइनली लेके आना है एक्सप्रेस। देखो ये प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, प्रूफ आ सकता है एग्जाम में कि प्रूव करिए कि रजिस्टिविटी का टेम्परेचर क्या वेरिएशन, तो आपको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो आपका क्या है, रजिस्टिविटी जो रो है वो टेम्परेचर के साथ लेके आना है। लेकिन अभी मेरे पास क्या रिलेशन आया कि टाउ जो है मेरा 1/a² के प्रोपोर्शनल है। पहला मैंने एक्सप्रेशन निकाला था। दूसरा मैंने एक्सप्रेशन निकाल लिया कि जो मेरा ए स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आपका टेम्परेचर के है, ठीक है। और टाउ मेरा क्या आता है आपका 1/a², ये मैंने पीछे निकाला, ठीक है। अब मैं ए स्क्वायर क्या है मेरा टी के प्रोपोर्शनल, तो टाउ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/πa²। एंड ये आपका ए स्क्वायर क्या है टेम्परेचर के पूरे, तो इसको मैं 1/t लिख सकता हूँ। यानी कि मेरा जो टाउ है, मेरा जो टाउ है वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया 1/t, यानी कि टेम्परेचर। ये टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। और जब मैं इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो टाउ इज इक्वल टू सी अपॉन टी। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो रिलैक्सेशन टाइम का आपका जो रिलेशन है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो मेरा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस से भी बात करोगे तो भी यही रिलेशन निकल के आएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एटम जो थे उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, यानी कि आपकी ए की वैल्यू बढ़ेगी। ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, जो टाउ टाउ जो क्या आता है 1/a², ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका टाउ कम होगा। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो गया कि जो टाउ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। यानी कि आपके नंबर ऑफ कॉलिजन्स आपके बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो मीन टाइम बिटवीन कॉलिजन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन टाइम बिटवीन कॉलिजन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन पता चला, टाउ इज इक्वल टू आपका सी/टी। सी आपका क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सी आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। तो टाउ इज इक्वल टू सी/टी। टी आपका ये टाउ क्या है, मीन टाइम बिटवीन को। यानी कि यहाँ पर आपको एक जो याद रखना है, जो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, जो कि आपको एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, द रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि आपके यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन के आ जाएगा कि रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, आपको याद होना चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, बिल्कुल सर जी, याद है। और दूसरा हमने आपको बताया था ड्रिफ्ट मोबिलिटी, ठीक है। ये आपने हमने क्या बताया था आपको, ई टाउ अपॉन आपका एम। ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, पुराना लेक्चर देखिएगा, आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा कि ड्रिफ्ट का ये सॉरी ये आपका मोबिलिटी का ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, वो आपको वहां से पता चल जाएगी। कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका म्यू डी से करते हैं, क्यों उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोबिलिटी, इसलिए म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू डी से भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ई टाउ अपॉन एम ई। अब मेरे को क्या है, टाउ का रिलेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने इस टाउ की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ डाल दी। देखो इस टाउ की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ म्यू के एक्सप्रेशन में डाल दी। तो म्यू का एक्सप्रेशन क्या आया आपका, ई सी अपॉन एम ई इंटू टी। समझ में आ गया। यानी कि अगर मेरा रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो मुझे पता है कि मेरी जो आपकी ड्रिफ्ट मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है सर जी रिलैक्सेशन टाइम। तो मेरा ड्रिफ्ट मोबिलिटी भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। और ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आपका सिग्मा जो कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की, वो एन ई इंटू म्यू। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको पुराने लेक्चर में निकलवाया था, कैसे आया था यहाँ पर देखिएगा जाके। तो हमें पता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी अगर मुझे पता चल गई तो मैं रजिस्टिविटी पता कर सकता हूँ, क्योंकि रजिस्टिविटी मेरी क्या होती है सर जी, 1/सिग्मा। आपके सामने हाजिर है कि रजिस्टिविटी मेरी क्या होती है, 1/सिग्मा। तो ये सारी कहानी हम क्या कर रहे थे, पूरा कंडक्टिविटी अगर हमें पता चल जाए तो हमें रजिस्टिविटी पता चल जाएगा इन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हमें अगर कंडक्टिविटी पता होना चाहिए तो हमें म्यू का वेरिएशन पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और अगर मुझे म्यू का पता होना चाहिए तो म्यू मेरा क्या था, ई टाउ अपॉन एम। ई कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, तो मुझे टाउ का रिलेशन पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसीलिए हमने क्या करा, उल्टा उल्टा चलते चलते हम यहाँ तक निकल के आए। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पर आपका म्यू म्यू का एक्सप्रेशन आ गया आपका ई इंटू सी अपॉन आपका एम ई इंटू टी। क्लियर। तो यानी यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो आपका ड्रिफ्ट मोबिलिटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्या, आपके टेम्परेचर के। यहाँ मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, 1 मिनट, बस 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 बस, इसे हटाओ यहाँ से, ठीक है, इसे हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। अब देखिए 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 देखिए, यहाँ पर भी मैं आपका ये मार्क कर देता हूँ
जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार भी लिख दिया, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया। तो आपको याद होना चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम एंड द ड्रिफ्ट मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और जब मुझे पता चल गया आपका ड्रिफ्ट मोबिलिटी का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या मैं कंडक्टिविटी का आपका एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर जी, क्योंकि कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आपने हमको बताया था कि कंडक्टिविटी होता है एन ई इंटू म्यू। अरे वाह सर जी, बिल्कुल 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 यही बताया था। कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आपने बताया एन ई इंटू म्यू। अब मैं क्या करूंगा सर जी, आप कुछ मत करिए सर जी, हम करेंगे म्यू की वैल्यू रख देंगे कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में। बहुत बढ़िया बच्चों, म्यू की वैल्यू रख दीजिए कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में। म्यू की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, कंडक्टिविटी पता चल जाएगी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है। कंडक्टिविटी का रिलेशन आपके हाथ में आ गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ जैसे ही आपने देखा कंडक्टिविटी आपको आपको पता चल गया, ये रहा एक्सप्रेशन कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन यही बनता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेटल के केसेस में उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ एक बार मैं इसे पूरा डिलीट कर देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पूरा डिलीट कर देता हूँ, मजा आ जाएगा एकदम आपको। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। अब पहला पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है सर जी, नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है सर जी, बिल्कुल ठीक है बच्चों, मैंने याद रख लिया, आप भी याद रख लीजिएगा। तीसरा जो आपका निकल के आया है वो ये है, कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कंडक्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी टेम्परेचर। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरी मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट प्रोड्यूस हुआ, अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट प्रोड्यूस हुआ, सर जी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जैसा वर्ड हमने एक जगह और भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, यहाँ कंफ्यूज, आपने केवल कंडक्टिविटी बोला, केवल कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ देखो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कंडक्टिविटी बोला सर जी। कंडक्टिविटी एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी। और जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मटेरियल की, तब हम बात करेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ सिंपल कंडक्टिविटी और मैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो उस समय मेरा मतलब होगा किससे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। देखो डाउट आ सकता है, मुझे लगा बताना चाहिए, बता दिया, डाउट आ सकता है कि सर एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, एक आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सर आप कौन सी कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं हमसे, एक बार क्लियर तो कर दीजिए। ठीक है, अगर देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिंपल, अगर मैं कंडक्टिविटी पूछ रहा हूँ आपसे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। और अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल पढ़ेंगे, ये किस में आ जाता है आपका, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो सर जी आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था बच्चों, बिल्कुल बोलना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए था। मुझे यहाँ बोलना चाहिए था कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपकी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट आपका यही था। दूसरा आपका ये था जो कि आप कहाँ पढ़ोगे, आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अगर मौका मिला तो हम आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ा देंगे, लेकिन पहले पढ़ना क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। टाइम बचा तो थर्मल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, कभी हीट ट्रांसफर का अगर हमने कोर्स लिया, जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल का लिया है, तो हीट ट्रांसफर में आपको पूरी थर्मल प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि बच्चों अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंफ्यूज मत होना, थर्मल कंडक्ट, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पता चल गया कि अगर मैं मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलतियां हो जाती हैं, कम होती है। और दूसरा ही जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तब भी बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कर दें आपको कि याद हो, नोट बना के लिख लीजिएगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, मेटल्स की, वो क्या होती है आपकी, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
वो क्यों इसलिए बताया मैंने, इसलिए बताया क्यों कंफ्यूजन आती। अगर मैं बोलता सिंपल कंडक्टिविटी तो कंफ्यूजन ये होता कि सर जी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी पूछ रहे हो, तो डाउट तो ये क्रिएट हुआ कि आपकी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है मेटल्स के केस में। ठीक है, तो सर जी आपको क्लियर करना चाहिए ना कि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं या थर्मल कंडक्टिविटी। जी हाँ, क्लियर करना चाहिए। लेकिन अब आप याद रखिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिंपल कहीं कंडक्टिविटी लिखा रहा है, सो नॉर्मली सी बात है आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझना है। जब थर्मल की बात करेंगे, वहां कहीं लिखा है तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑलरेडी लिखा होगा। जनरली क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी लिखा है तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझना, थर्मल कंडक्टिविटी होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी पूरा लिखा हुआ देता है। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। याद रखिएगा, मेटल्स के केस में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, उसका एक्सप्रेशन और प्रूफ आपको यहाँ दे रखा है। एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन आए, प्रूफ करके दिखा दीजिएगा। हर 2 से 3 चीजों का प्रूफ यहीं से निकल जाएगा आपका। ठीक है, यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है रजिस्टिविटी का करें। अब सर जी हमको पता है कि जो रजिस्टिविटी होती है वो 1/कंडक्टिविटी होती है। लगा दीजिए बच्चों, लगा दीजिए फटाफट। ये देखिए सर जी, लगा दिया, एकदम लगा दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। आपने इतनी फटाफट से एकदम से लगाया ना, मजा आ गया मेरे को, एकदम मजा आ गया। देखिए देखिए, आपने क्या करा, रेसिप्रोसिटी सर जी हमको पता है 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा जैसे ही करा, जैसे ही करा तो रो ऑफ टी क्या आ गया, रो ऑफ टी आपका क्या आ गया, रो ऑफ टी आपका आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार भी मार्क कर लो, स्टार भी मार्क कर लो। इसका मतलब क्या है, हेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सर जी, तो मेरी रेजिस्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल क्या होगी, कम। इसी की बात कर रहे थे, यही रिलेशन चाहिए था हमें, पता करना था सर जी कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करेगी प्योर मेटल की, और फाइनली हमने पता कर लिया। और ये पॉइंट माइंड में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल फिट कर लीजिएगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी रेजिस्टिविटी प्योर मेटल की, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। लेकिन अब आपको याद हो, पुराने अपने लेक्चर में देखा था ड्यूड लॉरेंज थ्योरी, उसने क्या कहा था, उसका एक ड्रॉबैक था, यही तो एक ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक था। उसने क्या कहा था, उसने बताया था कि आपका ये जो वेरी करेगी आपकी जो रेजिस्टिविटी का, उसने बताया था कि आपका अंडर रूट टी का बताया था, उसने क्या बताया था, अंडर रूट टी। लेकिन रेजिस्टिविटी उसने क्या बताया था, ये बताया था 1/√T। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं। और फाइनली जब आपका जो सोमरफेल्ड आया था, उसने उस ड्रॉबैक को आपका ओवरकम किया था, खत्म किया था, तो उसने फाइनली बताया कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। और देखिए यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी इज लीनियरली डिपेंडेंट लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल इंक्रीजेस लीनियरली विद द टेम्परेचर। यही हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है भर भर के। याद हो गया, समझ में आ गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो यहाँ पर तो हमें बताइए। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम कैसे ये एक्सप्रेशन लेके आए कि मेरी जो रजिस्टिविटी है प्योर मेटल की, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी। जी सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। लीनियरली डिपेंड कर रही है सर जी। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो क्या होगा, रजिस्टिविटी आपकी बढ़ेगी। कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी रजिस्टिविटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। सॉरी सर, मैंने पीछे ये लिख दिया था, एक मिनट सर, मैंने अभी यहाँ जो लिखा था कुछ, मैंने शायद ये लिख दिया था, ड्यूड लॉरेंज 1/√T लिख दिया था ना। नहीं नहीं, वो आपका ये था रजिस्टिविटी, जो वो कंडक्टिविटी था। रजिस्टिविटी आपका क्या था, आपका जो ड्यूड लॉरेंज में था आपका √T बताया था। ठीक है, जो कि नहीं था, बाद में क्या बताया, लीनियरली डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रजिस्टिविटी आपकी बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी में ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, पर कोई बात नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए। जी हाँ सर, क्योंकि आपने पुराना लेक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा, तो सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट आने का ही नहीं है। बिल्कुल सर जी, सही बात कही आपने, मजा आ गया सर जी। आप ऐसी बातें करते हो, मजा आ जाता है सर जी एकदम। तो सभी बच्चों को क्या यहाँ पर समझ में आ गया कि रजिस्टिविटी मेरी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती है, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। पूरा जो अभी हमने प्रूफ देखा उसका हमने इस डिब्बे में पूरा लगा दिया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो म्यू कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। म्यू कम होगा तो आपका सिग्मा कम होगा, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और कंडक्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। पूरा का पूरा अभी हमने जो पीछे देखा वो डायरेक्टली हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, तो ये डिब्बा आपको लर्न कर लेना है, या ये आप नोट में लिख लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ये किस में हेल्प करेगा,
विल हेल्प इन रिवीजन। आपको जो पूरा प्रूफ है उसको रिवाइज करना है शॉर्ट में, तो आप ये डिब्बा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? जी सर। यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हुई? क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी हुई समझने में? जी सर, जी सर, नो सर, नो सर, नो सर। कोई दिक्कत नहीं हुई है, नहीं हुई है, एकदम क्लियर हो गया है सर जी हमको, एकदम क्लियर हो गया है। अब बच्चों क्या था, हमने अभी देखा था प्योर मेटल का। वही प्योर मेटल के केस में केवल क्या हो रहा था आपके, जो स्कैटरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, ओनली ड्यू टू ओनली ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस। ठीक है, ये केस लिया था। प्योर मेटल के केस में स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल हो रही थी, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हो रही थी? ओनली ड्यू टू दी आपकी थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स। जी सर जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद करिए, क्या आपका कोई भी मटेरियल प्योर होता है? नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपका प्योर मटेरियल नहीं होता तो क्या होता है, मटेरियल आपके जो रियल मटेरियल्स हैं, रियल मेटल्स हैं, उसमें क्या होता है सर जी? इम्प्योरिटी भी होती हैं, डिफेक्ट्स भी होते हैं, कभी कभी कुछ डिफॉर्मेशंस भी हो जाते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, अगर मैं ये सारी चीज हटा दूं, इम्प्योरिटी, डिफेक्ट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो आपको पता है मेरी रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन टेम्परेचर के साथ क्या आएगा और वो कैसे वेरी करेगी। लेकिन सर जी एक्चुअल में कोई अगर मटेरियल देखेंगे, मेटल देखेंगे, तो उसमें तो इम्प्योरिटीज होंगी, उसमें तो डिफेक्ट्स भी होंगे, उसमें तो डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, कोई ना कोई ऑलरेडी डिफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। तो सर जी इन चीजों का भी तो रजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। इन चीजों का भी तो रजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। अब अगर ये चीज आपकी मटेरियल के अंदर है, मेटल के अंदर है, तो मेरी रजिस्टिविटी क्या होगी? अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अगर डिफेक्ट्स प्रेजेंट हैं, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रखा है मटेरियल का, तो मेरी मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या होगी? क्या कोई बच्चा बता सकता है? जी सर, बता सकते हैं सर जी। जो आपने कहा मैथेसन्स रूल और नॉर्देम्स रूल, वो सर इसीलिए ही तो आए हैं। अगर मेरे मटेरियल में इम्प्योरिटीज हैं, डिफेक्ट्स हैं, डिफॉर्मेशन है, तो वो रजिस्टिविटी मुझे कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ द मैथेसन्स रूल्स एंड द नॉर्देम्स रूल। अब क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि मैथेसन्स रूल और नॉर्देम्स रूल क्यों पढ़ना था? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा आपको? मैथेसन्स रूल से एंड आपके नॉर्देम्स रूल से। ठीक है, अब समझ में आया। जी सर जी, मैथेसन्स रूल और नॉर्देम्स रूल आप क्यों लेकर आए और क्यों पढ़ाना था, अब वो हमको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, हमें क्यों पढ़ाना था? क्योंकि हमने आपको जब इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ाया था, तब हमने आपको क्या बताई थी? बहुत सारी इम्प्योरिटीज, डिफेक्ट्स भी पढ़ाए थे। ठीक है, इम्प्योरिटीज एक तरीके से क्या हो गया? अलॉइंग, कोई मटेरियल हम मिला रहे हैं या कोई मटेरियल आपका मेटल के अंदर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अलॉइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्योरिटी में कवर हो गया। अलॉइंग पढ़ा था हमने, बिल्कुल सर जी पढ़ा था। कितना हमने अलॉइंग आपको डिटेल में जा जाके पढ़ाया, सारी चीजें बताई उसमें। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट, सर जी आपने पॉइंट डिफेक्ट पढ़ाए थे, वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट पढ़ाया था, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ाया था। सर जी ये तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स वाले डिफेक्ट हैं। हाँ जी बच्चों, वही डिफेक्ट हैं। सर जी आपने एच डिसलोकेशन पढ़ाया था, आपने स्क्यू डिसलोकेशन पढ़ाया था। क्या ये डिफेक्ट रजिस्टिविटी, ये डिफेक्ट्स मटेरियल की रजिस्टिविटी पर फर्क डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं बच्चों। तभी तो हम लेकर, हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि हम आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मटेरियल से ही जुड़ी हुई चीजें हम पढ़ेंगे। पढ़ने को बहुत कुछ होता है, पढ़ने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग जो काम की चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ चीजें रह जाती हैं, वो आप बुक से या आप बता दीजिएगा, अलग से एक सेपरेट स्पेशल लेक्चर बना के डाल दिया जाएगा। जैसा कि हमने आयरन कार्बन पर पूरा का पूरा 3.5 घंटे का लेक्चर बना के डाला था आपके लिए। वैसे हम ऑलरेडी बता चुके थे जो मेन मेन काम करता, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो हमने पूरा डिटेल में आपको आयरन कार्बन फेज डायग्राम पूरा बताया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको जितना जरूरत है उतना ही पढ़िए, उतना ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इतना बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आया? क्यों हम मैथेसन्स रूल पढ़ रहे हैं, क्यों हम नॉर्दर्न रूल पढ़ना रहे थे इसमें? सर जी पढ़ तो इंजीनियरिंग मटेरियल रहते, पर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इन रूल्स का रिलेशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर से। जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े, जो हमने आपके अलॉइंग पढ़ी, वहां से रिलेशन है। अब बताइए, क्या सभी बच्चे एक्साइटेड हैं कि मैथेसन्स रूल पढ़ने के लिए और नॉर्देम्स रूल पढ़ने के लिए? क्या आप उत्सुक हैं? जी सर, बिल्कुल उत्सुक है। हमने पढ़ा था और हम जानना चाहते हैं कैसे क्या होते हैं ये रूल, हमें बताइए सर जी। क्योंकि प्योर मेटल का तो पता चल गया, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, अगर डिफेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो हम कैसे पता करेंगे रजिस्टिविटी को? उसके लिए हमारे आए हैं ये रूल्स, मैथेसन्स रूल्स
एंड नॉर्देम्स रूल। तो चलिए बच्चों एक एक करके मैथेसन्स रूल्स और नॉर्देम्स रूल्स को पढ़ लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं, केवल आइडिया होना चाहिए कि मैथेसन्स रूल क्या है, नॉर्देम्स रूल क्या है, एग्जाम में आता है या कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई आता है तो आप फटाफट सर ने पढ़ाया तो टिक मार दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी बातें बहुत करते हैं आप। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो ये ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, हम आपको सच्ची बताएं कि बच्चे पढ़ते टाइम बोर हो जाते हैं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको मजे मजे में सीख ले जाए, एक मजे मजे में आपको सारी चीजें पता चल जाएं और आपको पता भी ना चले कि हमने हमारा लेक्चर कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ और हमको कॉन्सेप्ट भी याद हो गया, बस इसीलिए किया जाता है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी मैथ्स रूल बता दीजिए फटाफट, यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा बच्चों, यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा अपने, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है सर जी, बना लेंगे। अब चलिए बात करते हैं मैथ्स रूल की। ठीक है, अब मैंने आपको दो रूल बताए थे, पीछे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। एक है आपके पास मैथेसेंस रूल, एक है आपके पास नॉर्थम्स रूल, और मैंने आपको बताया कि मेरे रियल मेटल या मटेरियल में क्या होंगे। देखो, जब मेरे रियल मटेरियल की बात कर रहा था और मेरे पास एक प्योर था, प्योर में मेरा स्कैटरिंग थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा था, प्योर में मेरा स्कैटरिंग थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा था। क्या ये थर्मल वाइब्रेशन जब मैं रियल मेटल की बात करूंगा तो गायब हो जाएगा? नहीं, ऑलरेडी ये तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, प्योर आपका मटेरियल में जो थर्मल वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या रियल मटेरियल मिलेंगे? होंगे, उसमें भी होंगे, उसमें भी होंगे। तो रियल मटेरियल में थर्मल वाइब्रेशंस आएगा ही आएगा, थर्मल वाइब्रेशंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे। दूसरा आपके क्या होंगे, साथ में डिफेक्ट्स भी होंगे, प्लस दूसरा आपके क्या होंगे, आपके इसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी, प्लस इसका हो सकता है कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो रखा हो। ठीक है, तो यहाँ मेरे प्योर मेटल की जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ जो रजिस्टिविटी आ रही थी, टी लिख रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर दिखाने के लिए, रजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो आ रही थी वो मेरी क्या आ रही थी, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी आ रही थी। या मैं यहाँ कहूँ रजिस्टिविटी टोटल, रो टोटल जो हो रहा था वो केवल रो थर्मल था। ठीक है, प्योर मेटल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब मैं रियल की बात करूंगा तो थर्मल वाइब्रेशन होंगे, यानी कि आपका रो थर्मल होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। रो डिफेक्ट्स को मैं डी डिफेक्ट्स लिख देता हूँ, रो डिफेक्ट्स होगा, यानी डिफेक्ट्स की वजह से रेजिस्टिविटी जो होगी बिल्कुल होगी। इम्प्योरिटीज, या फिर मैं यहाँ अलोइंग लिख सकता हूँ। ठीक है, अलोइंग। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी कुछ होगी, उसे मैं रो आई लिख देता हूँ, या इम्प्योरिटी लिख दिया रो आई। दूसरा आपका इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से आपकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, तो उसको मैंने रो पीडी लिख दिया, रो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब मैं रियल मेटल्स की या मटेरियल की बात करूंगा तो जो रो टोटल होगा, रो टोटल जो होगा, रो मतलब रेजिस्टिविटी जो टोटल होगी वो क्या आएगी, रो थर्मल प्लस रो डिफेक्ट्स, बस देखते चले जाइए, रो डिफेक्ट्स प्लस रो इम्प्योरिटी प्लस रो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये आएगी। फटाफट बोल दीजिए, फटाफट, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ये मेरी क्या थी, प्योर मेटल्स की थी। प्योर मेटल्स में केवल आपका क्या था, रो थर्मल। ठीक है, रो थर्मल। ये जो टोटल रेजिस्टिविटी की बात कही थी कि आपकी टोटल अगर मेरे मेरे मटेरियल के अंदर डिफेक्ट्स में है, इम्प्योरिटीज में है, तो मैं इस तरीके से टोटल रेजिस्टिविटी मेटल की लिख सकता हूँ। ये जो बात कही थी, ये आपकी बात कही थी किसने, मैथेसिस ने। ठीक है, ये मैथेसिस ने बात कही थी, इसीलिए इस रूल को, ये जो लिखा हुआ है टोटल, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, मैथेसिस रूल बोलते हैं। ठीक है, यही मैथेसिस रूल है। ठीक है, यानी मैथेसिस रूल क्या कहता है, मैथेसिस रूल ये कहता है कि मेरी जो टोटल रेजिस्टिविटी होगी ऑफ अ रियल मटेरियल या रियल मेटल विल बी द टोटल, मैं दोबारा बोल देता हूँ, द टोटल रेजिस्टिविटी ऑफ द रियल मेटल इज द सम ऑफ द थर्मल रेजिस्टिविटी डिफेक्ट आपका एंड द रेजिस्टिविटी ड्यू टू द डिफेक्ट्स एंड द रेजिस्टिविटी ड्यू टू द इम्प्योरिटीज एंड द रेजिस्टिविटी ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये बात कही थी आपकी किसने, मैथेसिस ने, और इसी को बोला जाता है मैथेसिस रूल जनरली। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर जो रो इम्प्योरिटी था, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, बस पढ़ते चलिए। यहाँ ले लेते हैं हरा। तो यहाँ पर ये जो रो इम्प्योरिटीज है, 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 रो इम्प्योरिटीज,
या मैं बात करूं रो अलोइंग, ठीक है, मतलब अलोइंग और इम्प्योरिटी एक ही, ठीक है। ये जो बात बताई थी कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमको बताया था किसने, नॉर्देम्स ने। किसने बताया था, नॉर, आप अपना अपना प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मैं तो इसे नॉर्थम्स ही पढ़ूंगा, ठीक है, जो मुझे सही लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए सर जी, बस मेन बात क्या है, चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये किसने बताया, ये जो रो इम्प्योरिटी था, इसका एक्सप्रेशन, इसका जो भी चीज़ था वो नॉर्देम्स ने बताया, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्देम्स रूल बोल देते हैं। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ कि क्या मैथेसिस रूल है, क्या नॉर्देम्स रूल है। अब आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें पता कर देंगे। दूसरा बात क्या है कि यहाँ जो मैथेसिस रूल में आपने देखा, देखो शॉर्ट में एक समरी सी बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जो आपने देखा था मैथेसिस रूल में आपका, मैथेसिस रूल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या आया था, रो टोटल आया था, अभी क्या आपका, रो थर्मल प्लस रो डिफेक्ट प्लस रो इम्प्योरिटी प्लस रो पीडी, ठीक है। तो ये तो रो थर्मल आपका हो गया, रो टी से, रो और टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी इसको। और बाकी जितना भी आपका होता है ये, बाकी जो भी आपकी रजिस्टिविटी आ रही है, चाहे डिफेक्ट ऐसे, चाहे इम्प्योरिटी ऐसे, चाहे आपका प्लस, इसको जनरली टर्म दे देते हैं रेसिडुअल, रेसिडुअल इम्प्योरिटी, इसको क्या दे देते हैं, रेसिडुअल इम्प्योरिटी टर्म दे देते हैं। और इसको फिर हम लिखते हैं रो आर। तो जनरली हम किसी भी मटेरियल की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, रो टोटल जो होगा डेट विल बी इक्वल टू रो थर्मल प्लस आपका रो आर। ये जो रो आर है वो है आपकी रेसिडुअल रजिस्टिविटी, जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो गई। आपका इम्प्योरिटी भी इंक्लूड हो गया सर जी, डिफेक्ट भी इंक्लूड हो गया, आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो गया, सारी चीजें जो भी और भी एक्स्ट्रा बची वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, रो रेसिडुअल में आ जाएंगी। क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि बेसिकली इन शॉर्ट मैथेसिस रूल क्या है और नॉर्देम्स रूल क्या है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, यही लिखा हुआ है आगे, बाकी और कुछ नहीं है, यही चीजें लिखी हुई है केवल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहले मैथेसिस रूल की, ठीक है। एंड द टेम्परेचर को, ये तो कुछ नहीं, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया है कि एक एक्सप्रेशन बस आपको बताना था इसीलिए, ठीक है। मेन क्या है, मैथेसिस रूल, ठीक है। तो देखो सारी चीज मैंने आपको बता दी। द थ्योरी ऑफ, एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, द थ्योरी ऑफ कंडक्शन डेट कंसीडर स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लैटिस वर्क्स ओनली बाय द प्योर मेटल। सही बात है बिल्कुल, जो स्कैटरिंग हो रही थी थर्मल वाइब्रेशन की वजह से, उसको केवल किसके लिए वो काम कर रहा था, प्योर मेटल के लिए काम कर रहा था। यानी कि ये किसके लिए फेल हो रहा था, मेटेलिक अलॉयज और आपके जो नॉन प्योर मेटल्स हैं, या फिर मैं कहूँ आपके जो रियल मेटल्स हैं आपके, उनके लिए फेल हो जा रहा था वो, ठीक है। क्योंकि रियल मेटल्स में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है, तो उनके लिए फेल हो जा रहा था। तो नॉन प्योर मेटल का मतलब क्या है, आपका मेटल्स विद द इम्प्योरिटीज, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सो अब आपका जो ड्रिफ्ट होता है, आपका ड्रिफ्ट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन नॉन प्योर मेटल आर लिमिटेड बाय द लैटिस, यानी कि लैटिस स्कैटरिंग से तो आपका ये भी लिमिटेड करेगा उनके ड्रिफ्ट को, और साथ में आपकी जो इम्प्योरिटी है, यानी कि अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ ये इमेज देखो कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है, केवल केवल थर्मल वाइब्रेशन, देखो नीचे वाले पार्ट में, देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसमें केवल थर्मल वाइब्रेशन दिखाया, देखो लिखा हुआ लेटिस स्कैटरिंग, यानी कि वो लेटिस स्कैटरिंग मतलब कि आपका थर्मल वाइब्रेशन वाला पार्ट, जो थर्मल वाइब्रेशन हो रहा है एटम, उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया। लेकिन अब मेरे मटेरियल में ये तो होगा ही होगा, क्योंकि थर्मल आपका हो रहा है, साथ में कुछ इम्प्योरिटी ये बैठी, एक इम्प्योरिटी ग्रीन मिल गया, एक मिनट, इंक कलर रेड, वाह, ठीक है, रेड ले लिया। तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्योरिटी, ये आपकी क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है। अब ये इम्प्योरिटी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। याद आया होगा अलोइंग जब कर रहे थे, तो अलोइंग का जो एटम है वो बड़ा भी हो सकता है और आपका छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब वो बड़ा है छोटा है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ स्ट्रेन फील्ड्स जनरेट होते हैं इन द मटेरियल्स। ये स्ट्रेन फील्ड्स आपके कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। जब हम आपको स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म पढ़ाएंगे ना अलोइंग की वजह से, तब हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी केवल समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखो, मैंने पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। ये टेंसाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रेन फील्ड्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग कभी कभी हो जाती है या होती है ही, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन स्कैटर करता है, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है। तो देखिए ये जो मेरी इम्प्योरिटी थी इसकी वजह से देखिए देखिए ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिखाया हुआ है ये स्ट्रेन फील्ड है इसका, ठीक है, इसका ये स्ट्रेन फील्ड है, ये स्ट्रेन फील्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं आपके स्कैटर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका ये स्कैटर हो गया, यानी कि क्या हुआ आपका इम्प्योरिटीज की वजह से भी होंगे और आपके लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है, जो कि मैंने आपको पीछे अभी बताया। अभी देखो पीछे मैंने शॉर्ट में बता दिया था, अब बस थोड़ा आपको दिखाना है, इमेजेस के साथ लिखा हुआ है, आपको अगर एग्जाम में आता है क्या लिखना है थोड़ा डिटेल में हम आपको यहाँ बता देते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर केवल केवल थर्मल वाइब्रेशन होता है, लैटिस स्कैटरिंग होती, तो एक कोलिजन के बीच में, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो मेरा टाइम होता उसको मैं बोलता रिलैक्सेशन टाइम या मीन टाइम बिटवीन कोलिजन ड्यू टू थर्मल। मैं किससे रिप्रेजेंट करता? रो टी। लेकिन ये जो मेरा स्कैटरिंग, जो मेरी स्कैटरिंग किसकी वजह से हो रही है? इम्प्योरिटीज की वजह से हो रही है। तो मेरा पहला कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, तो मीन टाइम बिटवीन द कोलिजन आपका जो ड्यू टू द स्कैट ड्यू टू द इम्प्योरिटीज की वजह से जो हो रहा है उसको मैंने क्या लिखा आपका टाउ इंटू आई। तो जो टाउ आई होगा वो होगा रिलैक्सेशन टाइम और द मीन टाइम बिटवीन कॉलिजन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, एंड रो टी जो होगा आपका वो क्या होगा? मीन टाइम बिटवीन कॉलिजन ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? बिल्कुल। यानी कि पहले जो हमने बात करी थी सर जी प्योर मेटल में, तो वहां केवल क्या था, जो रो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम, जो मीन टाइम था वो टाउ केवल एक ही आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। वो कौन सा था? रो थर्मल था। लेकिन जब मैं इम्प्योरिटीज और बाकी चीजों की भी बात करूंगा तो मेरा क्या होगा? एक और आपका रिलैक्सेशन टाइम निकल के आएगा जो कि टाउ इंटू, सॉरी ये टाउ टी है, ठीक है, ये टाउ इंटू आई आपका होगा। यानी कि नेट जो आपका टाउ नेट या फिर आपका कहें टाउ टोटल, कुछ ना कुछ आपका सर जी होगा अलग, प्योर मेटल से तो अलग होगा। वही एक्सप्रेशन हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पर आपका जो टाउ टोटल है या टाउ नेट है उसका आपका क्या एक्सप्रेशन होगा इन केस व्हेन द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द मटेरियल, व्हेन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज आल्सो प्रेजेंट, एंड आप कह सकते हो दूसरा आपका क्या, हाँ इम्प्योरिटीज हो गया प्लस, हाँ डिफेक्ट्स, दूसरा आप क्या कह सकते हो? डिफेक्ट, एंड व्हेन द डिफेक्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द मटेरियल। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। तो यहीं पर देखो वही डायग्राम मैंने यहाँ पर लगा रखा है, बस हमें एक्सप्रेशन देखना है, सेम वही डायग्राम है। ये इम्प्योरिटीज की वजह से आपका टाउ आई हो गया, ये आपका टाउ टी हो गया ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशंस, ठीक है। और देखो ये आपका पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि कोई डाउट ना हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि आप लोग कहेंगे कि आया कैसे? एक्सपेरिमेंट शोज दैट द स्कैटरिंग रेट्स कंबाइन लीनियरली विच गिव्स एज द मैथेसन रूल। तो मैथेसन ने ही यही बताया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे बहुत सारे और फाइनली ये बताया कि जो आपके स्कैटरिंग रेट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? लीनियरली कंबाइन हो जाते हैं। यानी कि मेरा जो भी स्कैटरिंग आपकी थर्मल वाइब्रेशन की वजह से हो रही है प्लस जो भी आपकी स्कैटरिंग आपकी किसकी वजह से हो रही है? इम्प्योरिटीज की वजह से, वो क्या होंगे? लीनियरली ऐड हो जाएंगे, लीनियरली कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ रो लिख दिया मैंने, स्कैटरिंग है, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है। जो स्कैटरिंग मेरी इलेक्ट्रॉन की हो रही है वो क्या होती है? आपकी लीनियरली कंबाइन हो जाती है। तो जनरल एन इलेक्ट्रॉन में भी स्कैटर बाय बोथ प्रोसेस सो द इफेक्टिव मीन टाइम टाउ बिटवीन एनी टू। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरा जो आपका जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो टाउ मतलब थर्मल वाइब्रेशन की वजह से भी स्कैटर हो रहा है, इम्प्योरिटीज की वजह से भी स्कैटरिंग हो रही है उसकी। तो जो टाउ नेट होगा, जो टाउ टोटल होगा, वो क्या होगा आपका? इससे जो आपकी इंडिविजुअल स्केटिंग टाइम्स हैं आपके टाउ टी एंड टाउ आई, इससे मतलब जो आपका क्या, एक तरीके से हम बोलते हैं ना, जो आपके जो आपने देखा होगा, एक होता है पैरेलल सम, एक होता है सीरीज सम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो आपने पढ़ा हुआ उसमें रजिस्टर्स के केस में कैपेसिटर वो वाला केस है, ठीक है। तो सेम आपका यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो आपका जो टाउ होता है टोटल, वो इंडिविजुअली इन दोनों से भी आपका क्या होता है? लेस होता है। क्यों लेस होता है वो आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ कि सर जी वो लेस क्यों होगा। मैं एक बार से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ये इलेक्ट्रॉन था बैठा था, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन केवल मैं थर्मल वाइब्रेशन की बात करूं तो ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ दूसरा आया टाउ टी आया, ठीक है, टाउ टी आया। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब मेरी यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटीज डिफेक्ट पे नहीं है, केवल थर्मल वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी ना हो? यहाँ तो मैंने आपको केवल क्या दिखा रखा है? समझाने के लिए। हो सकता है कि इसी रास्ते में बीच में क्या आ जाए, इसी रास्ते में थोड़ा सा आपको फील करा दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा हो गया। हो सकता है इसी रास्ते में बीच में आ जाए एक बड़ी सी इम्प्योरिटी, ये आ गई इम्प्योरिटी, ये आ गई इम्प्योरिटी। तो अब क्या होगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आने वाला है, बस आ गया। तो अब मेरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ था वो पहले यहाँ से यहाँ पर कोलिजन होने के बाद यहाँ पर उसका दूसरा कोलिजन हो रहा था, या आप ये कह दीजिए यहाँ पर स्कैटरिंग होने के बाद, यहाँ पर स्कैटरिंग होने के बाद यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही थी। इसमें जो टाइम लग रहा था वो टाउ टी लग रहा था, लेकिन बीच में ये इम्प्योरिटी आ गई मेरी ब्लू कलर की। अब स्कैटरिंग मेरी इलेक्ट्रॉन की यहाँ से हो जाएगी, मेरी इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग कहाँ हो गई, यहाँ से हो गई। क्या अब यहाँ पर जो टाइम लगा आपका, वो आपका मान लीजिए टाउ, आपका कोई भी टाइम आपका टाउ है, ठीक है। तो अब ये जो टाउ आपका टाइम है, क्या ये टाइम टाउ टी से कम होगा? टाउ टी से कम होगा? बिल्कुल कम होगा, ठीक है। और आपका मान लीजिए यहाँ पर इससे पहले भी कोई एक इम्प्योरिटी यहाँ बैठी थी, ठीक है, उससे पहले भी एक इम्प्योरिटी थी, और पहले यहाँ से आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ पर ये करा, यहाँ पर ये टाउ आई था। तो अब यहाँ जैसे टाउ आई से कंपेयर करिए, ये जो टाउ था आपका, ये जो टाउ है, ये क्या टाउ आई से भी कम होगा? बिल्कुल कम होगा। तो क्या है, इस तरीके से आपका जो नेट टाउ है वो इंडिविजुअली इम्प्योरिटीज वाला जो आपका टाइम है एंड जो आपका थर्मल वाइब्रेशन वाला टाइम है उससे जनरली कम होता है। और जब ऐसा केस बनता है तो हम कैसे उसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से, पैरेलल, जैसे आपका रेजिस्टेंस आपके जुड़ते हैं ना पैरेलल, उस तरीके से आपके ये है। तो जैसे कि आपका 1/टाउ क्या आ जाएगा, 1/टाउ इज इक्वल टू आपका 1/टाउ वन, और सॉरी टाउ आई प्लस आप 1/टाउ थर्मल। तो ये आपका टाउ नेट निकल के आएगा। क्लियर हो गया? जो डाउट था कि सर कम क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील करा दिया। इसको डिलीट कर देते हैं। अब देख लीजिए, तो मेरा क्या हुआ, आपका टाउ टी आपका टाइम ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर, टाउ आई आपका ड्यू टू इम्प्योरिटी। 1/टाउ क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्कैटरिंग की। उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि टाउ आपका टाइम है, तो आपका फ्रीक्वेंसी 1/टाउ क्या हो गई, स्कैटरिंग की आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और यही स्कैटरिंग रेट्स किसने बताए थे, आपके मैथेशियंस ने बोला था कि आपके लीनियरली कंबाइन हो जाते हैं। तो टोटल टाउ अगर मेरा ये है 1/टाउ इज इक्वल टू टाउ, उसकी वजह से टाउ थर्मल की वजह से 1/टाउ टी होगी, प्लस आपका 1/टाउ आई। तो ये आपका एक्सप्रेशन फाइनली निकल के आता है। क्लियर हो गया? ये क्या निकल गया, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी, ये एक्सप्रेशन कैसे निकल गया। अब आगे देख लीजिए, अब देख लीजिए, बस अब तो कुछ नहीं बचा, हो गया। हमने ये एक्सप्रेशन पढ़े थे आपके प्रीवियस लेक्चर में सारे के सारे, मैंने वो वहां से उठा के डायरेक्टली यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है। कैसे आए हैं, क्या क्यों कैसे लिखे गए हैं, वो सारे आपको प्रीवियस लेक्चर देखोगे तब पता चलेगा। तो आपने ये भी देखा था जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू, ये भी पढ़ा था। एंड म्यू आपकी जो मोबिलिटी थी वो आपकी ई टाउ इंटू एम भी थी। तो ड्यूड लॉरेंस थ्योरी, यही मैंने यहाँ लिख दिया कहाँ से लिए हैं, ड्यूड लॉरेंस थ्योरी। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, क्योंकि देखिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू मेरा क्या है, टाउ है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। मेरे पास एक्सप्रेशन था आपका उसका 1/टाउ का। पीछे अगर आप देखोगे तो आपका एक्सप्रेशन किसका था, 1/टाउ का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से आपका पता चल गया सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टाउ, तो इसका रेसिप्रोकल 1/सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। तो जो पीछे 1/टाउ था आपका, उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन आपका 1/सिग्मा क्या होता है, 1/सिग्मा होता है रजिस्टिविटी। 1/सिग्मा क्या होती है, रजिस्टिविटी। तो पीछे जो एक्सप्रेशन आ रहा था 1/टाउ इज इक्वल टू 1/टाउ थर्मल प्लस 1/टाउ इम्प्योरिटी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जो रो टोटल है डेट विल इक्वल टू रो थर्मल प्लस आपका रो इम्प्योरिटी। अब समझ में आ गया कि रजिस्टिविटी ऐड कैसे हो रही थी, इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आया था। वही सारी चीजें यहाँ लिख रखी हैं, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आया, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या करा, इसमें बदल दिया। ये आपका आ गया मैथेशियंस रूल। मैथेशियन रूल का प्रूफ भी आपका आ गया कि कैसे निकल के आया। बिल्कुल, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको बता दीजिएगा कि आपका किस तरीके से ये आपका रो ऐड हो रहे हैं रजिस्टिविटी, वो आपको हमने यहाँ बता दिया, एक आइडिया दे दिया। इतना ही आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए। अगर बाई चांस आता है कि आपका ये आपने ऐड करके क्यों लिखा है, तो मैथेशियन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा। फिर इस तरीके से हमने उसके एक्सपेरिमेंटली जो उसने प्रूव करा था कि जो आपकी स्कैटरिंग रेट्स होते हैं वो लीनियरली आपके ऐड होते हैं, उस बेसिस में हमने आपका रो टोटल निकाल दिया, आपका रो थर्मल प्लस रो इम्प्योरिटीज। और यही आपका क्या है, मैथेशियंस रूल है। यही क्या है, आपका मैथेशियंस रूल है। क्लियर? ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रो इक्वल टू रोटी प्लस रो, ये हमने लिख रखा है। रोटी क्या है, ड्यू टू द लेटेस्ट वाइब्रेशंस, ठीक है। एंड ड्यू टू रो आई क्या है, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज की वजह से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हमारा मान लीजिए थर्मल डिफॉर्मेशन, सॉरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी है आपका मटेरियल में हो रखा है, कहीं पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो रहा है कि हम कर रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसकी वजह से भी कोई रजिस्ट्रेट, तो क्या होगा, सिंपल। तो रो टोटल जो मैंने पीछे लिखा था, रो थर्मल प्लस आपका रो इम्प्योरिटी प्लस आपका रो डिफेक्ट्स हो गए प्लस आपका रो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो भी आएगा आपका ऐड होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? मैथेशियन रूल फाइनली क्या निकल के आया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया।
और वही मैंने आपको बताया था कि बाकी जो आपका होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, रो आर। क्या लिखा था आपका, रो टोटल, दोबारा देख लो, रो थर्मल प्लस आपका रो डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स होंगे प्लस रो इम्प्योरिटी या फिर अलोइंग प्लस रो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैथेसन रूल हो गया, यही था मैथेसन रूल। ठीक है, सिंपल। ठीक है, बाकी आपका क्या था, ये जो पूरा होता है, पीछे बता दिया था फिर बता देते हैं, ये जो पूरा होता है टर्म, ये इसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ तक लिखते चले, और कुछ आ गया फिर और ऐड करना पड़ेगा, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसे रो रेसिडुअल लिख देते हैं, कि रो थर्मल के बाद जो भी बचा हुआ है उसे रेसिडुअल। तो यही आपका रो टोटल क्या हो जाता है, यही रो टोटल हो जाता है, रो थर्मल प्लस रो रेसिडुअल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आगे आपका मैथड, यही आपका क्या है, रेसिडुअल रेजिस्टिविटी, यही क्या आपकी रेसिडुअल रेजिस्टिविटी, ये लिखा हुआ किसके, इम्प्योरिटीज, डिसलोकेशन, वैकेंसी, जो भी आपका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपकी चीजें हैं उन सब की वजह से हमने क्या कर दिया, रो आर बना दिया। और ये आपका क्या था, थर्मल, रो थर्मल टेम्परेचर की वजह से। और रो थर्मल कितना होता है आपका, ये जो रो थर्मल क्या था आपका, ये वाला थर्मल लीनियरली डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पर, यानी कि ये रो थर्मल था इज इक्वल टू ए इंटू टी, टेम्परेचर के लीनियरली प्रोपोर्शन था, बिल्कुल ठीक है। और जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो जो मेन जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका रो रेसिडुअल का, वो बहुत कम मतलब होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि मोस्टली अफेक्ट करे। तो हम अप्रोक्सीमेटली जो लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं, वो हम बोल देते हैं कि मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपकी टेम्परेचर है। यहाँ पर ए और बी आपके क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपके कौन, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है कि द रेसिडुअल रेजिस्टिविटी सोज वेरी लिटिल टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी जो रेसिडुअल रेजिस्टिविटी होती है उसका टेम्परेचर पे इतना मतलब डिपेंडेंस नहीं होता है, टेम्परेचर पे इतनी खास डिपेंड नहीं करती है। इसलिए जो आपकी रो टी इज इक्वल टू आपका रो ए टी होता है। सो द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टिविटी रो इज गेन्ड बाय, हम कैसे कह सकते हैं, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, एक वही था आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी, बस का एक्सप्रेशन बताना था। ठीक है, एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है आपका रेजिस्टिविटी का, वो बताना था, इसलिए यहाँ पर लिख रखा है। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का, जिसे हम कहते हैं अल्फा नॉट। ठीक है, इसको यूज करते हुए हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। फाइनली जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, जो कि आप यूज करते हो, वो आपका ये निकल के आता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल्स में, ये इंपॉर्टेंट है, जो आप न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करते हो, रो इज इक्वल टू रो नॉट आपका 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू डेल्टा टी, ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ये कहाँ से आता है, ये अल्फा, इस एक्सप्रेशन से यूज करके हम ये एक्सप्रेशन पूरा निकालते हैं। तो आपका ये रेजिस्टिविटी आपका निकल के आती है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट। देख लीजिए अल्फा नॉट की अगर कभी कभी डेफिनेशन पूछ ले तो आपको क्या लिखना आना है, अल्फा नॉट डिफाइन एज द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज एट द रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, एक एम्पेरिकल रिलेशन और होता है आपका रेजिस्टिविटी का। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि रेजिस्टिविटी होती है वो टी नॉट आपका लीनियरली डिपेंड नहीं करती, वो आपकी क्या कर रही है, आपकी डायरेक्टली टी की पावर एन, इस पर आपका करती है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स आपके ऐसे हैं रियल में, आपके जो रियल मटेरियल्स होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, ये एम्पेरिकल रिलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर बिहेवियर द प्योर मेटल कैन बी एम्पिरिकली रिप्रेजेंट बाय द पावर लॉ, सॉरी किसकी, आपकी प्योर मेटल्स की है। ठीक है, पावर लॉ, मेटल पावर लॉ हम यूज करते हैं इसमें, जो आपका एक्सप्रेशन ये होता है, कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है, इसलिए लगा रखा है। बेसिकली जो आपको बताना था मैथेसन रूल वगैरह वो, और आपका प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन, वो हमने आपको पीछे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि आपका मैथेसन रूल क्या था, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि मैथेसन रूल क्या था, हमें एक बार बता दीजिए फटाफट फटाफट। सभी बच्चे एक बार हमें हाँ करके बता दीजिए, जी सर हमको समझ में आ गया है, तो हम आगे चलें और नॉर्दर्न रूल को देखें और आज का लेक्चर कंप्लीट कर दें। सर जी मज़ा आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आई। और सर जी अगर कोई दिक्कत आई तो हम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। तो क्या करना है बच्चों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है, नहीं लगा है, या कोई डाउट है, कहीं फंसे, कुछ समझ में नहीं आया, वो चीज़ लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करना था, क्या चीज़ और बतानी थी, तो हमको आइडिया लग जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चा आपका पता नॉर्दर्न फ्रूट्स, मैंने आपको देखो पीछे बताया था, एक बार पीछे पीछे, ये देखिए नॉर्दर्न फ्रूट आया कहाँ से, क्योंकि आपका कंप्लीट तो हो ही गया, रो टोटल पता चल गया, लेकिन जो रो इम्प्योरिटी वाली कहानी थी कि रो अलॉय और इम्प्योरिटी किसने बताया, नॉर्दर्न रूल ने, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमको किसने बताया, नॉर्दर्न रूल ने। ठीक है, तो ये आपका आ गया नॉर्दर्न रूल।
और हमने आपको क्या बताया था, हमारे सिलेबस में आपके केवल कौन से थे, आपके बाइनरी बाइनरी फेज डायग्राम की बात करी थी हमने। इसमें हमने बहुत सारे पढ़े थे, आपके आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम पढ़ा था, यूटेक्टिक फेज डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लगा रखा है आपका आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम लगा रखा है। यूटेक्टिक के लिए क्या कहानी होगी वो हम इसमें नहीं देखेंगे, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की नहीं ज़रूरत है, लगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन आपका अभी ये देख लीजिए। आइसोमॉर्फस की जब बात करते हैं, कॉपर निकल का यहाँ पर आपका फेज डायग्राम दे रखा है, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इस तरीके से वेरी करती है, यानी कि पहले आपकी इंक्रीज करती है और फिर आपकी डिग्री, यानी अगर मैं परसेंटेज ऑफ निकल, अगर मैं कॉपर निकल इसकी बात करता हूँ, तो मैं अगर जैसे जैसे निकल बना बड़ा ऐड करता जा रहा हूँ, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मेरी जो इस अलॉय की रेजिस्टिविटी है, देखिए पहले बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन एक कंपोजिशन पे आके मैक्सिमम मिलती है, लेकिन फिर बढ़ाओगे आप निकल की कंपोजिशन, तो आपकी कम होती चली जाएगी, कम होती चलेगी, कम होती चलेगी। समझ में आया? तो ये वेरिएशन है जो कि किसने बताया था आपको, नॉर्दिम से बताया था। तो बस आपको केवल ये याद रखना है कि नॉर्दिम रूल किसके लिए है, आपका फॉर दी सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मुझे कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, हमने आपको अलॉय जब पढ़ाया था, सब बहुत डिटेल में बताया था कि अलॉय के सारी चीज़ हमने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स हमने सारे आपको बताए थे। ठीक है, कि आपके कंप्लीटली सॉल्युबल हैं, पार्शली सॉल्युबल हैं, तो आपको बताना है कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी कमेंट में बताएंगे कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है। तो नॉर्दर्न रूल्स किसके लिए है, सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए है। तो इन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन दिया था, रो इम्प्योरिटी या रो अलॉइंग की आप बात कर लीजिए, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, ड्यू टू द अलॉइंग आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो इसका आप देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट इन्होंने एक सेमी इंपेरिकल रिलेशन दिया था, कलर हम यहाँ पर रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, एक इंपॉर्टेंट सेमी इंपेरिकल आपका रिलेशन दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न रूल कहते हैं, जो कि क्या कहता है, विच रिलेट्स द इम्प्योरिटी रेजिस्टिविटी, जो आपकी रो आई है इम्प्योरिटी रेजिस्टिविटी, टू द एटॉमिक फ्रैक्शन एक्स ऑफ द सॉल्यूट एटम्स। ठीक है, तो जो सॉल्यूट एटम्स हैं उनका कितना फ्रैक्शन है, उस रिलेशन में इन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशन था, उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है, जिनका जितना आपका सॉल्यूट एटम का फ्रैक्शन होगा। तो रो आई इन्होंने क्या बताया, रो आई इज इक्वल टू सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स क्या हो गया आपका एटॉमिक फ्रैक्शन ऑफ, ये कोई और कलर हो गया, रेड तो हुआ नहीं, कोई और हो, कोई बात नहीं, एटॉमिक फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एटम्स, ये याद रखिएगा किसका है, आपका सॉल्यूट एटम्स का। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, यही आपका क्या है, नॉर्दम्स रूल है फॉर दी सॉलिड सॉल्यूशन। सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स, जहाँ पर जो सी है ये आपका क्या है, नॉर्दम्स कॉफिशियंट, जहाँ पर आपका सी क्या है, सर जी सी आपका नॉर्दम्स कॉफिशियंट है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, देख लीजिए, रिप्रेजेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉल्यूट एटम इन इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी, कि आपके जो सॉल्यूट एटम है उनकी रेजिस्टिविटी को बढ़ाने में कितनी इफेक्टिवनेस है, वो सी से पता चलती है। एक नोट लगा रखा है, ये नोट क्या कहता है देख लीजिए। Northam's rule assumed that the solid solution has the solute atom randomly distributed in the lattice, and these random distribution of the impurities cause the electron to become scattered and दे विज अराउंड द क्रिस्टल्स। ठीक है, ये आपका एक नोट लिख रखा है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं कर रहा है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको क्या बात होना चाहिए था कि आपका नॉर्दिम्स ने किसके लिए रूल दिया, अलॉइंग अलॉय जो हम अलॉय करने की वजह से जो आपकी रेजिस्टिविटी आती है, उसका एक सेमी इंपेरिकल रिलेशन दिया, वो इंपेरिकल रिलेशन का एक्सप्रेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स आपका होता है। और दूसरा आपको याद होना चाहिए कि आपका क्या है, स्टार्टिंग में ये आपकी बढ़ती है, फिर आपकी कम होती चली जाती है। ठीक है, रजिस्टिविटी ये आपको याद रखना है, ये आपका केवल क्या था, नॉर्दर्न रूल, इससे ज्यादा हमें नॉर्दर्न रूल में नहीं पढ़ना है। क्या सभी बच्चों को नॉर्दर्न रूल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, एंड एंड हमने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया, हमने क्या लिख दिया, रो मैट्रिक्स। ठीक है, प्लस आपका ये हमने क्या करा, इम्प्योरिटी वाला जो अलोइंग वाला था अलग लिख दिया, और रो मैट्रिक्स मतलब आपका क्या होगा, ये रो थर्मल प्लस रो रेसिडुअल, इस वाले को छोड़ के, इम्प्योरिटी और अलोइंग वाले को छोड़ के, डिफेक्ट्स का, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, बाकी जो भी इधर उधर की जो भी रजिस्टिविटी है, वो हमने क्या लिख दी, आपकी रो आर से, यानी रो रेसिडुअल से लिख दी। तो ये आपका क्या हो गया, रो टोटल। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया, मुझे बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि आपके मैथेसेंस रूल क्या था, नॉर्देम्स रूल क्या था, आपकी प्योर मेटल की आपकी रेसिविटी कैसे टेम्परेचर में वेरी कर रही थी, क्या सारी चीज़ें समझ में आई, क्यों पढ़ना जरूरी था, क्यों हमने आपको पढ़ाया, किस तरीके से हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था, क्या ये सारी चीज़ें आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गई, क्या आप सभी प्यारे बच्चों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? अगर आप सभी बच्चों के प्यारी चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो कृपया कि प्लीज़ आप क्या करिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा।
समझ में आया नहीं आया, कहाँ डाउट आया, वो सारी चीज़ें हमको बताइएगा। और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि हाँ ये चीज़, ये रूल क्या है, कैसे है, क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ने ज़रूरी है, उनको भी आइडिया लगे, उनके भी कॉलेज है उसमें है, तो वो अपने यहाँ से अपना बेनिफिट ले पाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपका एक नोट करके लिख देता हूँ, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन लिख देते हैं कि आपका जो रो टोटल होता है, डेट विल बी इक्वल टू रो थर्मल प्लस रो अलॉय या इम्प्योरिटी आप कह लीजिए। ठीक है, या आप ऐसा करिए, अलॉय को अलग लिख लीजिए, इम्प्योरिटी को अलग लिख लीजिए। ठीक है, तो केवल ये इन्होंने सॉलिड सॉल्यूशन के लिए दिया था नॉर्डेम्स ने, तो हम अलॉय का अलग लिख लेते हैं। ठीक है, रो अलॉय प्लस बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग लिख लीजिए, प्लस रो डिफेक्ट्स प्लस रो प्लास्टिक। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं, पूरा हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, रो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मेन किसका, मैथेसियस रूल और इसका, तो ये आपकी रो टोटल हो गई, जिसमें जिसमें ये जो रो अलॉय होता है, ये नॉर्दन रूल से पता चलता है, जो कि सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स होता है, तो यही रो टोटल निकल के आ जाता है, रो टोटल इज इक्वल टू रो थर्मल प्लस आपका ये पूरा का पूरा, हम बाकी क्या कह देंगे उसको, रो आर बोल देंगे, रो आर, ये जो पूरा है ये रो आर हो गया, प्लस सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स, तो यही क्या हो गया, रो थर्मल और प्लस रो आर, ये क्या होता है, रो मैट्रिक्स, इसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, रो मैट्रिक्स प्लस सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स। क्लियर, जो अभी हमने देखा। अब हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता दें और कंक्लूजन लिखना हल्का सा। ठीक है, एक हमने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, जो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपकी मेटल्स की, वो क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका क्या, आप हम यहाँ लिखते हैं, अगर मैं इम्प्योरिटी, अगर जनरली आपसे कोई पूछता है इम्प्योरिटी या अलॉइंग अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो सॉरी, एक इधर लिख ले, ये अगर मैं इनको इंक्रीज करता हूँ, तो रजिस्टिविटी स्टार्टिंग में क्या होती है आपकी, बढ़ रही थी, तो आपके क्या लिखोगे, आपका जो रजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ पे जाके आपकी क्या होती है, फिर डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, जनरली आप कैसे लिख सकते हो, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। ठीक है, अगर आपसे केवल ऑप्शन में एक ही पूछ रहा है, केवल इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, तो आप इंक्रीज पे लगाइएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंक्रीज लिख दिया है। फिर आपका अगर मैं लिखता हूँ, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप बढ़ाओगे, तो ये भी देखा गया, अगर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, एक मैं लिख देता हूँ, अगर आप कोल्ड वर्किंग, ठीक है, या स्ट्रेन हार्डनिंग आप बढ़ाओगे, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, बढ़ाओगे तो अभी रजिस्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, एक आपका टर्म और आता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक आपका टर्म आता है डेविड टेम्परेचर। तो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर है थीटा डी। ठीक है, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा डी पर जाके क्या होता है, जो अलॉयज की जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो लीनियरली इंक्रीज करती है। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज करती है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डेविड टेम्परेचर बोलते हैं। ये आपकी रो होती है, ये आपकी रो रेसिडुअल होती है, और फिर आपका ये यहाँ पर आ जाता है रो अलॉय। ठीक है, तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है अलॉयज की, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आके क्या करती है, लीनियरली इंक्रीज करने लग जाती है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डेविड टेम्परेचर। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। तो ये केवल आज के टेम्परेचर का कंक्लूजन था, सॉरी, आज के टेम्परेचर, आज के लेक्चर का कंक्लूजन था, जो कि हमने आपको यहाँ पर लिख दिया। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपको क्या करना है, लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको क्या करना है, हमारी प्रोडिजी लर्नर्स की फैमिली में ऐड होना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाइएगा। आप सभी का हमारी फैमिली में वेलकम है। नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। अगला लेक्चर मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, हो सकता है हम बैंड थ्योरी पढ़ें आपकी, फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट करें, कोशिश करेंगे जल्दी लेकर आएँ, आपको नई नई चीज़ सिखाते रहें। जब तक के लिए जितना पढ़ाया है आप उसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए, सीखते रहिए। आज के लिए थैंक यू। गुड बाय फ्रेंड्स एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।